वेलकम टू SPM IAS एकेडमी डेली आंसर राइटिंग सेशन। जैसा आपको पता है कि इस सेशन में मैं आपके साथ एक क्वेश्चन डिस्कस करता हूं और आप उस क्वेश्चन का आंसर लिख करके सबमिट कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे। कुछ बच्चे मुझे व्हाट्सएप पर भी आंसर भेज रहे हैं, अभी तो मैं चेक कर दे रहा हूं, बट आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू प्लीज़ शेयर योर आंसर ऑन टेलीग्राम इटसेल्फ। टेलीग्राम पर मेरे लिए आंसर्स को चेक करना और ट्रैक करना इजी होता है। व्हाट्सएप पर इट्स वेरी डिफ़िकल्ट कि मैं आपके एक एक इंडिविजुअली व्हाट्सएप मैसेजेस खोलूं और उनके आंसर करूं। सो दोज ऑफ यू हु हैव स्टिल नॉट इंस्टॉल्ड दिस ऐप, प्लीज़ इंस्टॉल दिस ऐप एंड पुट योर आंसर्स ऑन आवर ग्रुप इटसेल्फ। सो आज के क्वेश्चन पर चलते हैं। टुडेज क्वेश्चन इज ऑन द इंडियाज लुक ईस्ट पॉलिसी। क्वेश्चन बोलता है कि इंडिया की जो लुक ईस्ट पॉलिसी है उससे कुछ सक्सेसेस भी हुई हैं और कुछ फेलियर्स भी हुई हैं, एंड दैट इज द स्टेटमेंट फ्रॉम द क्वेश्चन। एंड आफ्टर दैट इट इज आस्किंग यू टू डिस्कस ऑन दिस स्टेटमेंट। क्वेश्चन का डायरेक्टिव वर्ड है डिस्कस, और डिस्कस जब भी किसी चीज़ को करा जाता है तो आपको उस स्टेटमेंट के सारे डायमेंशंस, जो कुछ भी उसकी पॉसिबिलिटीज़ हैं, उनके बारे में डिस्कस करना होता है और आपको अपने स्टेटमेंट्स के फेवर में एविडेंसेस और एग्जांपल्स भी देने होते हैं। इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए हमें ये बताना होगा कि क्या क्या सक्सेस रही है लुक ईस्ट पॉलिसी की, क्या फेलियर्स रही हैं लुक ईस्ट पॉलिसी की, एंड व्हाट इज़ द वे अहेड इन दिस केस। About in the introduction section of this question you can talk about the look east policy, या आप contextual introduction दे सकते हैं जहां पर आप बता सकते हैं कि किस context में ये question आया है, क्या ऐसी न्यूज़ रही है उसको बता सकते हैं, या क्या हमारी करंट अभी जियोपॉलिटिक्स है जिससे हमें ये प्रूव होता है कि लुक ईस्ट पॉलिसी हैज़ बीन अ रिजल्ट ऑफ सम सक्सेस एंड सम फेलियर्स, इट हैज़ बीन अ मिक्स ऑफ बोथ। This question is of 12.5 marks. That means you need to answer this in 200 words. 200 words का मतलब होता है 1 full A4 sheet आपको आंसर करनी है और दूसरी A4 sheet का 1 side का half part only. So 1 full A4 sheet and the other A4 sheets एक साइड में आधा पार्ट ही बस आपको मिलने वाला है, उसमें आपको इस पूरे क्वेश्चन को आंसर करना है। दैट इज इन 200 वर्ड्स। द रेफरेंस न्यूज़पेपर फॉर दिस इज 27 जुलाई एंड द 9th मार्च। दोनों ही न्यूज़पेपर में सत्यजीत सर ने एक्सप्लेन करा है कि लुक ईस्ट पॉलिसी इंडिया की क्या थी, और उसके बाद हमारी जो भी पॉलिसी है एक्ट ईस्ट पॉलिसी, वो कैसे इवॉल्व हुई है लुक ईस्ट पॉलिसी से। आज के एनालिसिस में हम लोग देखेंगे कि क्या सक्सेस और फेलियर रही थी लुक ईस्ट पॉलिसी की। सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन में अगर आप इंफॉर्मेटिव इंट्रोडक्शन, दैट मीन्स यू आर टॉकिंग अबाउट द लुक ईस्ट पॉलिसी, तो आप इसमें बता सकते हैं कि लुक ईस्ट पॉलिसी किस बैकग्राउंड में आई थी। मैंने जैसे यहाँ पर बताया है कि लुक ईस्ट पॉलिसी 1991 में जब आई थी, देन इट वॉज अ पोस्ट कोल्ड वॉर एरा, और इंडिया को अपने बेटर रिलेशंस करने थे साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के साथ में, इकोनॉमिक रिलेशंस, और इसीलिए हम लोग लुक ईस्ट पॉलिसी लेकर के आए थे। सिमिलरली आप दूसरा एग्जाम्पल दे सकते हैं कि इंडिया ने अपनी इकोनॉमी को ओपन करा था 1991 के रिफॉर्म्स के बाद में, जिनको हम लोग LPG रिफॉर्म्स भी बोलते हैं, और इंडिया ने लुक ईस्ट पॉलिसी इसलिए इनिशिएट करी थी सो दैट साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के साथ हमारे बेटर इकोनॉमिक रिलेशंस हो पाए, क्योंकि हमने अपनी इकोनॉमी को ओपन कर दिया था। तो ये इसका आप बता सकते हैं अबाउट द लुक ईस्ट पॉलिसी। दिस कैन बी वन टाइप ऑफ एन इंट्रोडक्शन इन दिस केस। द अदर टाइप ऑफ द इंट्रोडक्शन इन दिस केस कैन बी अ कॉन्टेक्सचुअल इंट्रोडक्शन, जहां पर आप बता सकते हैं कि ऐसा अभी हाल फिलहाल के कुछ सालों में ऐसा क्या हुआ है जिससे कि हम लुक ईस्ट से अपनी दूसरी पॉलिसी पर आ गए हैं। देखिए, हमें आपको पता ही होगा कि इंडिया की अभी करंट पॉलिसी है एक्ट ईस्ट, और एक्ट ईस्ट में वी आर नॉट ओनली लुकिंग एट द साउथ ईस्ट एशिया बट वी आर ऑल्सो लुकिंग एट द एंटायर ईस्ट एशिया विच इंक्लूड्स चाइना, जापान, साउथ कोरिया। इन सब के ही बारे में हम लोग बात कर देते हैं इन अवर एक्ट ईस्ट पॉलिसी। तो इससे ये तो प्रूव होता है कि हमारी लुक ईस्ट पॉलिसी वॉज नॉट एनफ, इट रिक्वायर्ड सम मोर एफर्ट, एंड दैट इज वाई वी वेंट टू एक्ट ईस्ट पॉलिसी। और इसी के साथ आप अपने इंट्रोडक्शन को लिख सकते हैं। आप लिख सकते हैं दैट डिस्पाइट लुक ईस्ट वॉज अपग्रेडेड टू एक्ट ईस्ट पॉलिसी, इंडियाज लुक ईस्ट पॉलिसी हैज बीन बोथ सक्सेस एंड फेलियर। और उसके बाद आप डिस्क्राइब कर देंगे उसके सक्सेस क्या थे और फेलियर क्या थे।
एक और कॉन्टेक्चुअल इंट्रोडक्शन जिसमें हम हाल फिलहाल में हुई एक चीज के बारे में बात करेंगे, दैट वाज इंडियाज एग्जिट फ्रॉम द RCEP नेगोशिएशंस। इंडिया कैसे बाहर चला गया था इसके बारे में आप बात कर सकते हैं। और यहां पर भी आप यही बोलेंगे कि इवन दो इंडिया को क्विट करना पड़ गया था RCEP नेगोशिएशन से, लुक ईस्ट पॉलिसी को हम इंटायरली नहीं बोल सकते हैं फेलियर। इट हैज बीन अ मिक्स ऑफ बोथ सक्सेस एंड फेलियर। देखिए, RCEP नेगोशिएशन तब स्टार्ट हुआ था जब इंडिया लुक ईस्ट पॉलिसी को फॉलो कर रहा था, दैट वाज वे बैक इन 2010। और आज अगर RCEP नेगोशिएशन इंडिया को क्विट करना पड़ा है, इंडिया को बाहर जाना पड़ा है, दैट कैन बी एट्रीब्यूटेड एज अ फेलियर ऑफ द लुक ईस्ट पॉलिसी ऑफ इंडिया। तो इस बारे को इस कॉन्टेक्स्ट से भी आप मेंशन कर सकते हैं। सो आफ्टर द इंट्रोडक्शन लेट अस लुक एट द बॉडी ऑफ दिस क्वेश्चन। देखिए, अगर आप सक्सेस को डिस्क्राइब करने जाएंगे तो एक एक करके मैं आपको बता सकता हूं क्या क्या सक्सेस है। सबसे पहले इंडिया का जो ट्रेड और इन्वेस्टमेंट रिलेशन है एंटायर आसियान कंट्रीज के साथ, दैट हैज इम्प्रूव्ड ओवर द ईयर्स। 2010 में जब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन होता है इंडिया और आसियान कंट्री का, तो इंडिया का ट्रेड आज ग्रो होकर के 72 बिलियन से ज़्यादा का हो गया है इन द ईयर ऑफ 2017-18। अगर इसी को कंपेयर करते हैं 1991 में, तो उस टाइम पर तो इट वाज बेयरली $2 बिलियन ऑफ ट्रेड। तो हम देख सकते हैं देयर हैज़ बीन अ सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट ओवर द ईयर्स एंड आवर लुक ईस्ट पॉलिसी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैन इंक्रीज। सेकेंडली, आप बोल सकते हैं कि इंडिया के बहुत सारे माइग्रेंट लेबरर्स हैं जो कि साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में, पर्टिकुलरली मलेशिया, सिंगापुर में जाके काम करते हैं, एंड दिस प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर देम। और वो जो भी पैसा अपने घरों में भेजते हैं दैट काउंट्स एज अ रेमिटेंसेज, और इससे इंडिया की इकोनॉमी भी बूस्ट हो जाती है। तो ये एक सेकंड सक्सेस ऑफ द लुक ईस्ट पॉलिसी है, क्योंकि लुक ईस्ट पॉलिसी आने के बाद से बहुत सारे हमारे जो माइग्रेंट लेबरर्स हैं उनको जाकर के अलग अलग कंट्रीज में काम करने का मौका मिला, और उससे हमारा रेमिटेंसेस बढ़ गया, हमारी इकोनॉमी को भी फायदा हुआ। थर्ड बात आप यहाँ पर बोल सकते हैं कि लुक ईस्ट पॉलिसी की वजह से जैसे जैसे हमारा बिजनेस ग्रो हुआ, हमारा इन्वेस्टमेंट और ट्रेड ग्रो हुआ, टेक्नोलॉजी भी ज़्यादा हमारी हुई, और कोऑपरेशन इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हुआ, जिसकी वजह से इंडिया बिकेम पार्ट ऑफ द ग्लोबल वैल्यू चेन। देखिए, आप समझ सकते हैं कि जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज है दे आर मच मोर इंटीग्रेटेड विद द चाइनीज ग्लोबल वैल्यू चेन्स। उनके साथ बेटर इंटीग्रेशन था, मैन्युफैक्चरिंग में ज़्यादा पार्टिसिपेट करते थे, और जब इंडिया इनके साथ ज़्यादा जुड़ने लगा तो इंडिया भी ग्लोबल वैल्यू चेन्स का पार्ट बनने लगा। आपको अगर कुछ इसका एग्जाम्पल देना है तो आप बता सकते हैं कि आईटी इंडस्ट्री में, जो आईटी इंडस्ट्री दैट मीन्स इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री एंड आईटी कंपोनेंट इंडस्ट्री, आज इंडिया में भी बहुत सारे उसके पार्ट बनने लगे हैं, छोटे छोटे पार्ट। तो इंडिया हैज़ बिकम पार्ट ऑफ द ग्लोबल वैल्यू चेन्स। आप फोर्थ पॉइंट इसमें बता सकते हैं कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट डेवलप होने लगे बिटवीन द इंडिया एंड द आसियान मेंबर्स, इसमें मैंने आपको 3 एग्जाम्पल दिए हैं। कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट, IMT इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे, एंड मेकोंग गंगा कोऑपरेशन। दीज आर ऑल द रिजल्ट ऑफ द लुक ईस्ट पॉलिसी ऑफ इंडिया। इसमें से कोई भी 1 या 2 आप मेंशन करके उनका डायग्राम जरूर बना दें। देखिए, एक बात याद रखनी है, IR के आंसर्स में जब भी आप GS में, जनरल स्टडीज में इंटरनेशनल रिलेशन के आंसर करते हैं तो उसमें मैपिंग की सिग्निफिकेंस होती है, मैपिंग की और डायग्राम्स की। तो जैसे अगर आप बता रहे हैं कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट के बारे में, तो इट्स इंपॉर्टेंट यू ड्रॉ दिस डायग्राम एंड एक्सप्लेन व्हाट इज दिस प्रोजेक्ट ऑल अबाउट जस्ट विद अ स्मॉल डायग्राम। सिमिलरली, अगर आप मेकोंग गंगा कोऑपरेशन के बारे में बता रहे हैं, अगर आप IMT इंडिया म्यांमार थाईलैंड के बारे में बता रहे हैं, तो आप यहाँ पर भी एक रोड के थ्रू दिखा सकते हैं कि ये कोऑपरेशन क्या होता है। सो यू शुड ड्रॉ 1 or 2 डायग्राम इन दीज आंसर्स। लास्टली एक पॉइंट को और डिस्कस करते हैं, दैट there was an increase in the tourism services and people to people connectivity because of the increase of the bilateral trade between the India and the ASEAN members। तो ये पॉइंट डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है लुक ईस्ट का, बट दिस वाज अ रिजल्ट ऑफ द इंक्रीज ऑफ द ट्रेड एंड द बिजनेस बिटवीन द डिफरेंट कंट्रीज। So these have been the success of the look east policy. Now let us look at the failures of the look east. जैसा कि मैंने आपको पिछले कल के अपने डिस्कशन में भी बताया था कि जब भी आप
सक्सेस और फेलियर या मेरिट्स या डीमेरिट्स करें तो उसके बीच में कुछ ट्रांजिशन स्टेटमेंट ज़रूर डालें। ट्रांजिशन स्टेटमेंट का मतलब है कि आप डायरेक्टली सक्सेस लिखने के बाद में फेलियर्स डायरेक्टली ना लिखें, बीच में कुछ एक लाइन डाल करके लिखें दैट डिस्पाइट द अपेरेंट सक्सेसेस ऑफ द लुक ईस्ट पॉलिसी देयर हैव बीन सम ग्लेयरिंग फेलियर्स एज वेल, और उसके बाद आप हेडिंग डालें फेलियर्स ऑफ द लुक ईस्ट पॉलिसी, जिसमें आप लिखें। जो पहली फेलियर आती है लुक ईस्ट पॉलिसी की, दैट इज कि इवन दो इंडिया का जो ट्रेड है साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के साथ वो बढ़ा, लेकिन ट्रेड डेफिसिट भी बढ़ता रहा जो कि इंडिया के बेनिफिट में नहीं था। अब आपको ये इंफॉर्मेशन जो दिखानी है इसको आप एक अच्छे से स्कीमेटिक के थ्रू भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो कि मैं आपको दिखाता हूँ। इस टाइप का कोई स्कीमेटिक बना के जिसमें आप हॉरिजॉन्टल एक्सेस पर दिखा दें ईयर क्या है 2010, 14 एंड 18, और वर्टिकल एक्सेस में दिखा दें कि इंडिया का जो ट्रेड रहा हो। इसमें आप दिखा दीजिए कि देखिए एक्सपोर्ट्स भी ग्रो हो रहे हैं और इंपोर्ट्स भी ग्रो हो रहे हैं, बट आप देख सकते हैं कि इंपोर्ट्स ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आर ग्रोइंग एट अ हायर रेट कंपेयर टू exports, which is causing the widening trade deficit between the India and the Southeast Asian countries। तो इस टाइप का एक छोटा सा डायग्राम बना करके आप दिखा सकते हैं एग्जामिनर को कि imports and exports both are growing but the trade deficit has also been widening। अगर इसी बात को आपको लिखना होगा स्टेटमेंट में तो that will take lot of time। इस टाइप के छोटे छोटे स्कीमेटिक से आप अपनी बात को सिंपलर वर्ड्स में और जल्दी कर सकते हैं। आंसर लिखने के लिए वैसे भी आपको बहुत कम टाइम मिलेगा एग्जाम में, जैसा मैंने कल भी बताया था, यू विल बेयरली गेट 7 minutes टू राइट अ 10 mark आंसर। सो इट्स इंपॉर्टेंट यू मेक गुड यूज ऑफ योर टाइम, यू आर एबल टू फिल द स्पेस ऑल्सो एंड से लेस इन मोर वर्ड्स। So this is one failure of the Look East policy. The second failure of the Look East policy is that RCEP, जिसके बारे में बोला जा रहा था कि that will be a game changer in the entire region, that got stuck in the trade negotiation and eventually India had to quit from the negotiations। अगर RCEP हो जाता with India, so that would have been 50% of the global population and 40% of the global GDP उसमें include हो जाता, but unfortunately RCEP का part India बन नहीं पाया और India को उसे quit करना पड़ा। That means it is a failure of the India's Look East policy। This you can also mention। अगर आप इस पॉइंट को पहले ही अपने इंट्रोडक्शन में डाल चुके हो RCEP को लेकर के बात, तो इस पॉइंट को नहीं लिखिएगा, या लिखिएगा तो इतना एक्सपैंड मत करिए, बस एक सिंपल से पॉइंट में 1 लाइन में ही खत्म कर दीजिएगा। Then the third failure of the Look East policy is that Look East policy ने इंडिया का उतना बेनिफिट नहीं करा जितना बेनिफिट साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज का हुआ। देखिए कैसे, आपको पता है कि चाइना से धीरे धीरे मैन्युफैक्चरिंग की जो कंपनीज हैं वो चाइना के बाहर शिफ्ट कर रही हैं। चाइना की इकोनॉमिक जो पैटर्न है, उसकी जो इकोनॉमी है वो बदल रही है, लेकिन देखा ये जा रहा है कि जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं जो कि ज़्यादा जॉब्स प्रोवाइड करती हैं, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती हैं, दे आर शिफ्टिंग टू कंट्रीज लाइक वियतनाम, बांग्लादेश एंड अदर कंट्रीज, बट दे आर नॉट शिफ्टिंग टू एज मच एज इन इंडिया। इंडिया में कम हो रही हैं और साउथ ईस्ट एशियन में ज़्यादा हो रही हैं, तो इससे इंडिया का उतना फायदा नहीं हो पाया। आइडियली इंडिया वुड हैव होप्ड कि विद लुक ईस्ट पॉलिसी इंडिया वुड हैव बेनिफिटेड मोर देन द इट्स आसियान, लेकिन उनका बेनिफिट ओवरऑल ज़्यादा हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये इंडिया की पॉलिसी का भी फेलियर है दैट इंडिया वॉज नॉट एबल टू बिकम सच एन अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन फॉर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज। तो ये पॉइंट भी आप लिख सकते हैं। देन द फोर्थ पॉइंट इज कि जो नॉन टैरिफ बैरियर्स होते हैं और अलग डिफरेंट जियो पॉलिटिक्स के इश्यूज होते हैं, उसने भी ट्रेड के जो बेनिफिट्स आने थे लुक ईस्ट पॉलिसी से उसको थोड़ा सा खराब करा। इट हैज़ ऑल्सो डैम्पेंड द इफेक्ट्स। इसका एग्जाम्पल आप दे सकते हैं कि मलेशिया ने पाकिस्तान का सपोर्ट करा था जब हमारे देश की सरकार ने आर्टिकल 370 को एब्रोगेट करा था, तो इंडिया ने भी थोड़े बहुत रिस्ट्रिक्शन लगा दिए थे पाम ऑयल के इम्पोर्ट में। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ों ने कि जो हमारा लुक ईस्ट पॉलिसी का पोटेंशियल था उसको डैम्पन कर दिया था, उसको डिक्रीज करा था।
आप में से कुछ बच्चे बोल सकते हैं कि मलेशिया और आर्टिकल 370 वाला तो अभी रिसेंट का इशू है, दिस इज नॉट पार्ट ऑफ लुक ईस्ट पॉलिसी, इट इज पार्ट ऑफ एक्ट ईस्ट पॉलिसी। बिल्कुल सही बात है, ये एक्ट ईस्ट पॉलिसी में हुआ है, लेकिन अगर ये एग्जाम्पल नहीं तो आप रोहिंग्या का एग्जाम्पल दे सकते हैं कि किस तरह से रोहिंग्या का आउट माइग्रेशन हुआ था म्यांमार से और उससे इंडिया का भी इम्पैक्ट हुआ था, एंड देयर वर सम डिस्प्यूट्स ऑल्सो। सो एग्जाम्पल्स जो हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, दैट एग्जाम्पल is just to show our point rather than is it actually applying to look east or to act east, इतना नहीं, बस हम लोग अपनी बात को प्रूव करने की कोशिश करते हैं। So these are all the failures of the look east policy। अब इस क्वेश्चन का कंक्लूजन आप कैसे लिख सकते हैं? देखिए, कंक्लूजन में ये बात है कि आपको कुछ वे फॉरवर्ड या कुछ आगे जो चीज़ें हमारी सरकार सही कर रही है उसके बारे में बात करनी चाहिए। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कि इंडो पैसिफिक जो है, अब पूरा का पूरा इंडो पैसिफिक रीजन जो है, दैट इज बिकमिंग अ न्यू अरीना फॉर द जियो पॉलिटिक्स, और इसीलिए अब लुक ईस्ट से ज़्यादा एक्ट ईस्ट की इंपॉर्टेंस है। आप चाहें तो आप इस चीज़ को अंडरलाइन करिएगा अपने आंसर में, दैट नॉट जस्ट लुक ईस्ट बट एक्ट ईस्ट is the priority right now, and thus we can strengthen the culture, commerce and the 4 C's which our Prime Minister Modi ji has talked about in his Act East vision। उन्होंने बताया था 4 C's के ऊपर, कल्चर, कॉमर्स, कनेक्टिविटी एंड कैपेसिटी बिल्डिंग पर काम करना है, और इसी चीज़ को मैंने यहाँ पर कंक्लूजन में लिखा। In such type of the questions it's important that you must innovate in such type of the conclusion। आप इसको अपने तरीके से लिखने की कोशिश करिएगा। So this is about this answer। आगे चलते हैं और एक प्रैक्टिस क्वेश्चन मैंने आपको दिया हुआ है। इस बार का जो आज मैं आपको कुछ प्रैक्टिस के MCQs नहीं दे रहा हूं, मैंने बस एक प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया है विच इज़ फ्रॉम द स्टैटिक पार्ट ऑफ द हिस्ट्री। इस क्वेश्चन को आप लिखेंगे तो बहुत सारा आपका हिस्ट्री जो है 1857 मॉडर्न हिस्ट्री वो आपकी रिवाइज हो जाएगी। कल के एक बार मैं आपको आंसर बता देता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन था विच डिस्ट्रिक्ट इज एसोसिएटेड विद माथेनी फेस्टिवल, और इसका आंसर है दरांग डिस्ट्रिक्ट इज एसोसिएटेड विद द माथेनी फेस्टिवल। देन इनकरेक्ट क्या है मोहो हो फेस्टिवल के बारे में, तो जो बी ऑप्शन है सेलिब्रेटेड ऑन नो मून डे ऑफ अघोन, दिस इज एन इनकरेक्ट, इट इज सेलिब्रेटेड ऑन द फुल मून डे ऑफ अघोन। क्वेश्चन, जो बच्चे हमारे यहाँ क्रैश कोर्स ऑलरेडी ज्वाइन करे हैं उनकी आसाम पीडिया नोट्स में ये सब चीज़ें चिन्मय सर ने डिस्कस करी है। यू कैन रेफर टू योर आसाम पीडिया नोट्स एंड यू विल फाइंड लॉट ऑफ दीज क्वेश्चंस फ्रॉम दैट पार्ट ओनली। Then the third question, which Assamese festival is celebrated for the amusement of the king? Answer is C, Nauka Tana is celebrated for the amusement of the king. Then fourth is, what is the name of the rice beer consumed by the Bodo tribe? Answer is Mad. Mad is the name of the rice beer consumed by the Bodo tribe. Then fifth, what is the name of the rice beer consumed by the Tiwa tribe? Answer is Zoo. जू राइस बियर होती है जो कि तीवा ट्राइब कंज्यूम करते हैं। और उसके बाद व्हाट इज द नेम ऑफ द राइस बियर कंज्यूम्ड बाय देवरीज? आंसर इज सूजे। सूजे इज द राइस बियर बाय द देवरीज। और उसके बाद 7th और 8th फर्स्ट क्वेश्चंस अभी रिसेंटली चिन्मय सर ने भी अपने वीडियो में डिस्कस करे थे। विच वन इज करेक्ट अबाउट द मुरुंग फेस्टिवल? आंसर इज इट इज अ फेस्टिवल ऑफ आपातानी पीपल। एंड बोकुनी पटानी इज अ ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम ऑफ विच ट्राइब? आंसर इज कोच राजवंशी का ये ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम होता है। सो दिस इज फ्रॉम माई साइड फॉर दिस सेशन। होपफुली नेक्स्ट सेशन में आई विल ट्राई टू कम अप ऑन द इन द वीडियो itself because of some technical reasons we were not able to record video in the previous manner. This is all from my side. Thank you.